हबीब अकरम साहब बहुत शुक्रिया। मैं चाहता था कि ज़रा कानूनी तज्ज़िया हम ले लें। ज़ाहिर है आपकी बड़ी गहरी नज़र है पॉलिटिक्स पर, लीगल मामलात पर भी। मुझे फरमाइएगा सर कि इमरान खान ने जो कुछ कहा, एक तो ये बात जो मैं कह रहा था, जो डॉक्टर खालिद रांझा साहब के आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने दिया कि जी सबॉर्डिनेट जुडिशरी की तरफ से एक रेफरेंस जाता है, तो जिनकी तौहीन हुई है उनकी तरफ से कोई शिकायत रिकॉर्ड पे है नहीं। जज साहिबा की तरफ से, मोहतरम जज साहिबा की उनकी तरफ से कुछ रिकॉर्ड पे नहीं है कि मैं अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हूं, मैं इनसिक्योर हूं, या मेरे साथ कोई ज्यादती हुई है, या मुझे डराया गया, मुझे धमकाया गया। ये रिकॉर्ड की बात है जो मैं आपसे कर रहा हूं। दूसरा ये है कि फिर इमरान खान ने जो कहा, मैं तो कई दफा कह चुका हूं कि बड़े नामुनासिब अंदाज में और अल्फाज के साथ कहा। आपने लीगल एक्शन लेना है तो आप इस तरह से तो नहीं करते ना, ऐसे तो नहीं। आप ध्यान कर लें, चले आपने आईजी को कह दिया, डीआईजी को कह दिया, आप जज के बारे में इस अंदाज में तो, वो भी खातून जज के हवाले से। लेकिन एट मोस्ट मुझे ये लगता है कि वो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात और इतराज़ात का इजहार किया नामुनासिब अंदाज में। आपकी दानिस्त क्या कहती है कि जब सियासतदान इस तरह कह दे तो तौहीन अदालत लगनी चाहिए? मतलब कि ये मैं आपकी ओवरऑल इमरान खान के केस से हट के जनरली पूछ रहा हूँ आपसे। जी एहतशाम, एक तो मेरे लिए बड़े इत्मीनान की बात है कि मैं वकला की सोहबत में हूँ, इसलिए ख़ुद को महफूज भी तसव्वुर कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अगर तौहीन अदालत इसी तरह होनी है तो फिर किसी भी बात पर तौहीन का फतवा लगाया जा सकता है। अभी आप लोग बात कर रहे थे तो मेरे जहन में बतौर सहाफ़ी के एक सवाल जन्म ले रहा है, और मैं वो आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर कोई जज और उसके कंडक्ट पर किसी को एतराज़ हो, या किसी जज की अदालत के तरीक़ाकार पर एतराज़ हो, किसी जज की एप्लीकेशन ऑफ लॉ पर एतराज़ हो, और बार बार याद दिलाने के वो कोई दुरुस्त ना कर सके, अदालतों के अंदर एक ऐसा ज्यूरिस्प्रूडेंस हो जो बाहम मुतनाक़िस हो, और यानी एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हो, और जब मैं ये देखूं कि मेरी अदालतों ने मुख्तलिफ़ औक़ात में ऐसे फ़ैसले दिए हों जिनके ऊपर सियासत का गुमान गुज़रता हो, तो ऐसी सूरत में कौन बात करेगा? क्योंकि जो भी बात करेगा वो तो पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान में ऐसा हुआ, पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ के केस में ऐसा हुआ कि आपको याद होगा कि जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने क्या किया था कि जब वो नवाज़ शरीफ से वो उनकी बिगड़ गई तो नवाज़ शरीफ के इसी तरह के एक बयान के ऊपर उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी, और फिर अंजाम क्या हुआ था। इसी तरह आज भी अगर किसी जज से, अगर अदालत बार बार अदलिया से किसी को शिकायत पैदा हो रही हो, तो बताएं सियासतदानों के अलावा कौन शख्स है जो बात कर सकता है? अगर तो कब्रिस्तान की खामोशी को एहतराम का नाम देना है तो बिस्मिल्लाह, हम सारे चुप कर जाते हैं, लब सी लेते हैं, अपनी ज़बानें खुद गुद्दी से खींच लेते हैं, हम कभी बोलने से इनकार कर देंगे, हमसे कुछ सवाल होगा तो खामोश हो जाया करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो बात यह है कि फिर क्या किसी को बात करने की इजाज़त है? दूसरी बात यह है कि अगर जलसों की ज़बान जो है वो तो हमेशा मुख्तलिफ होती है, जलसों में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अब जलसों की बातों को और जलसों की ज़बान को अगर अदालत में कोई सवाल ये उठाया जाए और वकीलों से ये पूछा जाए कि क्या सियासी क़यादत ऐसी होती है, अगर ये सवाल बेंच से उठ रहा हो, बैरिस्टर एहतशाम साहब, डॉक्टर खालिद रांझा साहब, शुएब साहब, तारिक साहब, आप सब बैठे, मुझे प्लीज़ ये बताइए कि अगर एक बेंच से ये सवाल उठ रहा हो कि ये क्या सियासी क़यादत ऐसी होती है, तो क्या ये टेंटामाउंट है किसी चीज़ का? मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं, मैं कानूनी ज़ुबान नहीं जानता, मैं ये जारगन नहीं जानता, मुझे तो अपने पेशे का पता है जो इंसान के बोलने की सलाहियत को मुक़द्दस समझता है और इंसान के सुनने की सलाहियत को भी मुक़द्दस समझता है। मैं समझता हूँ कि किसी के बोलने पे या सुनने पे कोई किसी किस्म का कानून लागू नहीं होना चाहिए। क्या हम आज से 4000 साल पहले के हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहाँ पे सुनने वालों के कानों में सीसा उंडेल दिया जाता था? हम आखिर किस किस्म का मैसेज देना चाह रहे हैं? मेरे जहन में तो ये सवालात हैं जो उमड़ रहे हैं। अगर तो हमने खामोश रहना है तो आप मुझे बता दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने लब सी लूं, या फिर बेंच इस तरह के सवाल उठाए कि आप ये सियासी क़यादत ऐसी होती है? क्या ये गाइड किया जाने की कोशिश है? क्या ये मुझे समझ नहीं आई इस सवाल की कि क्या इसको मैं किस खाते में रखूं? देखिए, मैं इससे ज़्यादा कुछ अर्ज़ करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आप वकला भी
کہیں میری وکالت سے ہاتھ نہ اٹھا لیں۔ بیرسٹر احتشام صاحب سے مجھے آپ سے ہم پیشہ ہونے کا دعویٰ ہے، اور جناب خالد رانجھا صاحب اور میرا گاؤں چونکہ پڑوس کے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دونوں بھی اپنا اپنا فرض نبھائیں گے کہ آپ کا پڑوسی یا ہم پیشہ کسی مصیبت میں آ گیا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ شعیب صاحب سے بھی مجھے توقع ہے، تو لہٰذا میں آپ سے توقعات پہ ان توقعات پہ اپنی یہاں پہ رک جاؤں تو اچھا ہے۔ نہیں، صرف ایک چیز آپ کی تقریباً گفتگو سے میں اتفاق کرتا ہوں، صرف ایک چیز جو آپ نے کہا نا کہ آپ کا تعلق اس پروفیشن سے جس میں کسی قسم کا قانون آپ سمجھتے ہیں کسی کے بولنے پر اپلائی نہیں ہونا چاہیے، فریڈم آف سپیچ تو ہے، آرٹیکل 19 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کی لمیٹیشنز بھی ہیں، ایک انبرائڈلڈ رائٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کر دینی، ریلیجن کے حوالے سے، عدالتوں کے حوالے سے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جو فیئر کامنٹ ہے یا فیئر کرٹیسزم ان ٹیمپریٹ لینگویج ہے، یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 میں خود لکھا گیا ہے کہ کیا جا سکتا ہے۔ احتشام، یہ جو ہمارے دستور میں، معاف کیجئے گا احتشام، میں ایک فقرہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارا دستور ہے لہذا سر آنکھوں پر، لیکن جب یہ اس طرح کے لفظ استعمال ہو جائیں جو دراصل اسمائے صفت ہوں، پراپر ناؤنز نہ ہوں، بلکہ ایسے ناؤنز ہوں جو ٹینجیبل نہیں ہوتے، تو جب ان کے ذریعے آپ آزادی اظہار کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ آزادی اظہار کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔